अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ये ख़त्म कर लें, फिर उसके बाद जो जनरल इन्फॉर्मेशन का टॉपिक है, यानी जो चैप्टर है इससे पहले वाला, वो बाद में पढ़ेंगे। पहले हम ये चैप्टर ख़त्म कर लेते हैं। लास्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है MCQs के लिहाज से, समझने के लिहाज से, ख़ास तौर पे कंसेप्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत गहरी बातें हैं इसमें, तो आप लोगों को ना ज़रा एहतियात से और तवज्जो से सुनना है इस टॉपिक को, इस चैप्टर को ख़ास तौर पे। ठीक है, हमारे पास चैप्टर है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स का चैप्टर है आपके पास। इसमें हम पढ़ेंगे इस तरह की बातें, न्यूक्लियर फिशन के बारे में, न्यूक्लियट्स के बारे में, फ्यूजन रिएक्शन के बारे में। इन चैप्टर में इस टॉपिक पे हम रोशनी डालेंगे। आपको पता है कि साइंसदानों की शुरू से साइंसदान ये ख्वाहिशमंद थे कि मादे का छोटे से छोटा ज़रा मालूम किया जा सके। इसी चीज़ को लेके एक डेमोक्रेटिस साइंटिस्ट ने सन 585 में कहा कि एटम जो है ये मादे का एक मफरूज़ा पेश किया था उसने कि एटम मादे का छोटे से छोटा ज़रा है। इस तरह से बाद में फिर आके रदरफोर्ड ने 1911 में बताया कि एटम का मरकज़ी हिस्सा होता है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। सिंपली हम कह सकते हैं कि उसने न्यूक्लियस को फाउंड किया था। रदरफोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। 1911 में आके उसने बताया कि एटम जो है एटम का मरकज़ी एक हिस्सा होता है जिसको न्यूक्लियस का नाम दिया जाता है, और उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज है। एटम के न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होते हैं जिसको प्रोटॉन्स का नाम दिया जाता है, और वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। बाद में ये तहकीक हुई, बाद में पता चला कि सिर्फ न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स ही नहीं होते बल्कि उसमें न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। यानी एटम को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं सिंपल इस तरह, एक उसका इंटरनल स्ट्रक्चर और एक उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब मैं न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, ये न्यूक्लियस है, और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का मतलब ये बाकी उसके जो ऑर्बिट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है इसका ख़ास तौर पे। इन दो तरह आप इसको कंसेप्ट करना, इस तरह समझ लो। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। याद रखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या है, आपके पास प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं। इस तरह ये जो एटम है ये असल में क्या है, हम सिंपल कहते हैं कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। ये डेमोक्रेटिस के अल्फाज थे। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर का कुछ छोटे से छोटा ज़रा है, एटम की बात कर रहा था। ठीक, अब ग्रीक वर्ड ये ऑटोमोस से निकला है। जो एटम लफ्ज़ आया, ये आया कहाँ से? MCQs के लिए, शॉर्ट्स वालों के लिए ये बातें पिक की जा सकती हैं। ऑटोमोस लफ्ज़ ग्रीक यूनानी अल्फाज है, ऑटोमोस, वहाँ से ये आया है, एटम आया है, और इसका जो मतलब है वो इनडिविजिबल है। इनडिविजिबल का मतलब नाकाबिल तकसीम, जिसको मज़ीद तकसीम ना किया जा सके, यानी छोटे से छोटा ज़रा जो मज़ीद तकसीम के काबिल ना हो, उसको मज़ीद कैटेगराइज ना किया जा सके, तकसीम ना किया जा सके, तो वो आपके पास एटम है। ये ग्रीक अल्फाज थे, और फिर रदरफोर्ड ने बाद में आके बताया था। तो अब क्या है कि यहाँ पे एटम के अंदर दो तरह के हम कहते हैं कि चार्जेस, यानी कि पॉजिटिव चार्ज थे जो सिर्फ़ और सिर्फ उसने बताया था। रदरफोर्ड की बात कर रहा हूँ। बाद में फिर जैसे ही तहकीक हुई, फिर बताते रहे इस केस में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, फिर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, और फिर प्रोटॉन्स भी होते हैं। अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। तो हम कहते हैं कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, इन दोनों का जो मजमूआ है ये न्यूक्लियस कहलाता है। हम इसको लिख सकते हैं, ये क्या कहलाता है? न्यूक्लियॉन्स कहलाते हैं। ये डेफिनेशन अलग से पूछी जा सकती है कि शॉर्ट सवाल में न्यूक्लियॉन्स को डिफाइन करो, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो सम है, ये इसका जो मजमूआ है, इसका जो मुरक्कब है, वो आपके पास न्यूक्लियॉन्स कहलाता है। और ये किसके अंदर होते हैं? ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। ठीक है, ये आपको एक शॉर्ट सवाल पता होना चाहिए। आपके पास क्या है? एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस है, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। अब न्यूक्लियस की डेफिनेशन होगी हमारे पास। तो इसके न्यूक्लियस के इंटरनल स्ट्रक्चर में दो चीज़ें, प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स तो क्या होती हैं, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जो एटॉमिक नंबर है उसको किस तरह डिफाइन करेंगे। हम कहते हैं कि द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर, और उसका जो सिंबल है उसको आप डिनोट करोगे Z के साथ। इसी तरह आप कहते हो कि न्यूट्रॉन्स की जो तादाद है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, वो क्या कहलाते हैं, फिर वो भी आपको पता होना चाहिए। उसको आप कहते हो न्यूट्रॉन्स नंबर, और उसको आप N से डिनोट करते हो। Z से आपने किसको डिनोट किया? Z से आपने एटॉमिक नंबर को डिनोट किया। ये ध्यान में रख लीजिए बातें। Z से जो डिनोट किया हुआ है सिंबल, Z किसका है, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो एटॉमिक नंबर का, और N किसका सिंबल है, वो न्यूट्रॉन्स नंबर का। यानी इसमें जितने भी प्रोटॉन्स की तादाद होगी उसको आप एटॉमिक नंबर का नाम दोगे, और जितने न्यूट्रॉन्स की तादाद होगी उसको आप न्यूट्रॉन्स नंबर का नाम दोगे।
और इन दोनों का सम जो है यानी प्रोटॉन्स की तादाद और न्यूट्रॉन्स की तादाद को मिला के हम जो कहते हैं तो वो आपके पास डिफाइन है एटॉमिक मास नंबर की, और उसको आप ए से डिनोट करते हो एटॉमिक मास नंबर की। तो एटॉमिक मास नंबर अगर हम फाइंड करना चाहें तो हमने क्या कहा कि सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो प्रोटॉन्स को हमने किससे डिनोट किया, P के साथ, और न्यूट्रॉन्स को हमने किससे डिनोट किया, N के साथ। तो ये इनका सम है और वो किसके इक्वल आ रहा है, A के इक्वल आ रहा है, और A क्या है, ये आपके पास एटॉमिक मास नंबर है। तो यहाँ से अब अगर आप नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स फाइंड करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं, यानी अगर हम N फाइंड करना चाहें तो Z इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा A माइनस Z, ये आपके पास नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। सबसे जो हल्का पार्टिकल है ये हम कहते हैं सिंपल एटम है, वो आपके पास हाइड्रोजन का एटम है, सबसे सादा एटम हाइड्रोजन का है, ठीक है। अब बिकॉज उसमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 1 होते हैं, कैसे, जस्ट लाइक दैट कि H है आपके पास 1, या सिंपल आप सिंपल फार्मूला पिक कर लें, जनरल फार्मूला, तो वो आपके पास कुछ इस तरह से, यानी X और ये आपके पास A, ये Z, A क्या है आपके पास, A अभी हमने कहा कि ये एटॉमिक मास नंबर है, और Z क्या है, ये प्रोटॉन्स नंबर है। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए। इसी तरह आप इसके एग्जांपल अगर हम ले लें कि हम कहते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन है H11, ये आपके पास है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे, कितने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स होंगे, एटॉमिक मास नंबर कितना है इसका। इसी फार्मूले को अगर हम यहाँ पे देखें, यानी XAZ ये जनरल फार्मूला है, और ये एग्जांपल है आपके पास हाइड्रोजन की H11, तो A कितना है आपके पास यहाँ पे, A इज़ इक्वल टू, ये आपके पास A1 है, और Z देखिए यहाँ पे 1 है, Z भी आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। और यहाँ से अगर मैं न्यूट्रॉन्स की तादाद फाइंड करना चाहूँ तो अब कैसे फाइंड कर सकते हैं, A माइनस Z। तो यहाँ पे हम देख लें कि न्यूट्रॉन्स की तादाद कितनी आ रही है, यहाँ पे सिंपल A माइनस Z, 1 में से 1 निकालो तो ये 0 ही आंसर आएगा। इसी तरह अगर आप यहाँ पर फाइंड कर लो कि H12 है, तो H12 किसकी एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए कि A आपके पास कितना दे रहा है, यहाँ पे इसी एग्जांपल को देखें तो ये आपके पास दे रहा है 2, और Z आपके पास कितना दे रहा है, ये आपके पास दे रहा है सिंपल 1। यहाँ से मैं N की तादाद फाइंड कर लेता हूँ, तो 2 माइनस 1, दिस रिजल्ट विल बिकम इक्वल टू 1, ये आपके पास है। और ये अब आगे जाके आपके पास एक नेक्स्ट टॉपिक में आता है, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपके पास, आइसोटोप्स। यहाँ से अगर हम देखें कि ये आइसोटोप को किस तरह डिफ़ाइन किया गया है कि जिनकी तादाद यानी प्रोटॉन्स की तादाद अगर सेम रहती है और फिर न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ होती है, चेंज होती है, यकसा नहीं होती, वो डिफ़ाइन करता है आपके पास आइसोटोप्स को। प्रोटॉन्स का और जो आपके पास न्यूट्रॉन्स हैं, इनका जो मैस है तकरीबन बराबर मैस होता है, लेकिन जो प्रोटॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना ज़्यादा भारी होते हैं। ये MCQs में सवाल आता है तो आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट इसी टॉपिक से रिलेटेड है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या है कि प्रोटॉन्स अगर सेम है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स किसी भी एटम में सेम है, तो और उसमें जो आपके पास है न्यूट्रॉन्स की तादाद मुख्तलिफ है, तो वो डिफ़ाइन है आपकी आइसोटोप्स की। कैसे, इसी एग्जांपल को हमने यहाँ पे पिक किया कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आपके पास क्या है, हाइड्रोजन H12, H11, H12, और इसी तरह एक और हम ले लेते हैं एग्जाम्पल H13। ये आपके पास यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, और यहाँ पर अगर हम देखें इसको कि आपके पास कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स, यहाँ पे में नज़र आ रहा है, ये आपके पास है A कितना है और Z कितना है, 1 1, और यहाँ पे देखिए 2 1, और यहाँ पे 3 1 हमारे पास है, यानी यहाँ पे 3 एटम्स हैं आपके। यहाँ पे हम लगा लें इनको, यहाँ पे आपके पास 2 थे, और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे सिंपल आंसर क्या आ रहा है, 1 1 आ रहा है। तो यहाँ से आप N की तादाद फाइंड करना चाहो तो N कैसे निकाल सकते हैं, इसी रिलेशन के मुताबिक कि A आपके पास कितना दे रहा है, यहाँ पे 3 दे रहा है, और Z आपके पास कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। ये कैसे पता चलेगा, A 3 है, A Z है, ये आपके पास जनरल एग्जांपल है। ये फार्मूला है कि XAZ, A आपके पास एटॉमिक मास नंबर है, Z आपके पास प्रोटॉन्स नंबर है, यानी Z नीचे है तो ये आपके पास 1 जो है ये प्रोटॉन्स नंबर को शो करा रहा है, और ये 3 जो है ये आपके पास एटॉमिक मास नंबर को शो करवा रहा है। और इसी फार्मूले के मुताबिक ये आपके पास है कि अगर हम यहाँ से N फाइंड करना चाहें तो वो है आपके पास A माइनस Z है। तो A कितना है, 3 माइनस Z कितना है, 1, तो N की तादाद आप कितनी आ गई, आपके पास 2 आ गई। दैट्स मीन इसमें जो 2 हैं आपके पास प्रोटॉन्स नंबर, ये जो 2 हैं, ये अब इनकी तादाद कितनी आ गई, इसमें न्यूट्रॉन्स नंबर की तादाद हाइड्रोजन में 1 3 में कितनी है, 2 है, और यहाँ पे कितनी है, 1 है, और यहाँ पे तो है ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे जो N आएगा वो आपके पास 0 आ जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन्स नंबर नहीं है, यहाँ पे न्यूट्रॉन्स नंबर 1 है, और यहाँ पे न्यूट्रॉन्स नंबर 2 है। और ये एग्जांपल ये क्या है आपके पास, प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रीटियम की एग्जांपल्स हैं, ये उसके फार्मूले हैं, ये आपको इसका पता होना चाहिए। अब सवाल आपके पास ये है कि सिंपल
इसी तरह जैसे आपके पास कोई भी न्यूक्लियस हो, जैसे लाइक आपके पास यहाँ पे न्यूक्लियस है, इसमें पार्टिकल्स हैं आपके पास, प्रोटॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर की बात कर रहा हूँ, तो आपके पास प्रोटॉन्स नंबर्स हैं, इक्वल तादाद है इनकी P + P, यानी दोनों के ऊपर क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो सवाल एक दिमाग में इंसान क्या आ सकता है कि जब दोनों पे चार्ज पॉजिटिव है तो ये आपस में रिपेल क्यों नहीं करते, और फिर एटम का जो स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर क्यों नहीं हो जाता, बिकॉज जब रिपेल करेंगे तो स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा, न्यूक्लियस डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? अब इनके अंदर रिपल्शन की फोर्स क़ुव्वत तो है, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल तो करेंगे, लेकिन इस रिपल्शन से कई गुना बढ़ के एक फ़ोर्स होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, जो इनको आपस में इन बॉन्ड को जोड़े रखती है, और उस फोर्स को आप स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस का नाम देते हो। ये जो फोर्स है जिसको आप क्या नाम देते हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का नाम देते हो। इस फोर्स की वजह से इन एटम्स का स्ट्रक्चर जो है डिस्ट्रक्टिव स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि ये आपस में एक बॉन्ड की वजह से जोड़े रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा टॉपिक एंड होता है। कुछ हमने जनरल बातें, जनरल इन्फॉर्मेशन पढ़ी, फिर उसके बाद एटम और एटॉमिक न्यूक्लियस क्या होता है, इसमें काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। फिर उसके बाद आइसोटोप्स के बारे में हमने देखा और उसकी एग्जाम्पल्स ली, और फिर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, प्रोटॉन्स नंबर, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन नंबर, और फिर एटॉमिक मास नंबर के बारे में हमने देखा। और ये आपके पास चैप्टर का पहला टॉपिक है, एंड होता है। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे। इस टॉपिक को पढ़िएगा, सुनिएगा, समझिएगा, फिर तैयार कीजिएगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।